जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित है इस सप्ताह के अपने भौतिक विज्ञान के दूसरे क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर फिजिक्स क्लासेज। आप लोगों का अभी चल रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 10 का दम। आपके लिए मैं आज फिर लेके आया हूँ 10 महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में उम्मीद है कि पूछा जाएगा। यदि आपके ऑब्जेक्टिव पे आपका कंट्रोल रहेगा तो ऐसे ही आप पास मार्किंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा छूटे नहीं। तो इसी के लिए मैं चैप्टर वाइज आपके ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। अभी यानी हम लोग उपस्थित हैं 10 के दम में, यानी आज आपके लिए फिर 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश के परावर्तन से लेकर मैं उपस्थित हूं। तो चलिए बिना देरी के आज हम शुरू करते हैं अपने 10 के दम का पहला क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन है, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले आरेख को क्या कहा जाता है। यानी जब सनलाइट आता है, यही समझ लेते हैं छोटे से फिगर के साथ, सनलाइट आता है तो उसके जो प्रकाश का जो किरण होता है उसको दर्शाने के लिए जिस आरेख का उपयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। यानी इंग्लिश में जब क्वेश्चन आपका आएगा तो पिक्चर शोइंग द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट आर कॉल्ड, यानी जो प्रकाश की किरणों के आरेख को जिससे दर्शाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो आप लोग को मैंने जब पढ़ा रहा था, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो पढ़ाया था। आपका ऑप्शन है, चूज करते हैं हम। चलिए, पहला है किरण पुंज यानी रे बीम, दूसरा है किरण आरेख यानी रे डायग्राम, तीसरा है किरण बिंदु रे पॉइंट, और डी है कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। यानी पहला हमारा हो गया किरण पुंज यानी रे बीम। तो रे बीम क्या होता है? प्रकाश का जो संपूर्ण जाकर कहीं टकराता है तो उसे रे बीम कहते हैं। लेकिन जब किरण आरेख यानी प्रकाश के किरणों को जिस आरेख द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं उसे हम कहते हैं किरण आरेख। यानी आपका ऑप्शन बी सही है, आपका बी जो ऑप्शन है वो सही है। यानी प्रकाश की किरणों को किरण आरेख द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरा हमारा है कि प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है, डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन जब मैं पढ़ा रहा था तो उसके नियम मैंने पढ़ाए थे, आपको उम्मीद है कि याद होंगे। चलिए एक बार ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला है ए, अभिलंब बराबर आपतित किरण यानी नॉर्मल इक्वल टू इंसिडेंट रे। बी है किरण बराबर प्रकाश यानी रे इक्वल टू लाइट। थर्ड है आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण यानी इंसिडेंस एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टिव एंगल। डी है कोई नहीं यानी नॉन। यानी सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले हम अपने ऑप्शन को छांटना सीखते हैं कि हम किस ऑप्शन को काटेंगे। तो ऑप्शन देखिए, अभिलंब बराबर आपतित किरण। तो प्रकाश के परावर्तन जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी अभिलंब बराबर नहीं होता है किसके? आपतित किरण के, यानी नॉर्मल बराबर नहीं है इंसिडेंट रे के। तो पहला हमारा कट हो गया। किरण और प्रकाश, रे और इक्वल टू लाइट, ये कहीं से संदर्भ ही नहीं होता है कि ये बराबर होते हैं या परावर्तन के नियम है। तीसरा है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो मैंने पहला नियम बताया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा मैंने पढ़ाया था कि रिफ्लेक्टिव एंगल इक्वल टू इंसिडेंटियल एंगल, यानी आपतन का कोण उसके परावर्तन के कोण के बराबर होता है। तो ये आपका थर्ड नंबर जो है कि परावर्तन का नियम से निर्धारित होता है, दैट मीन्स डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव एंगल, यानी आपतन का कोण जो होता है वो परावर्तन के कोण के बराबर होता है। अब चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है
कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? जब हम लोग प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं, वी टॉक अबाउट अ इमेज, जब वी आर रीडिंग अ इमेज, तब मैंने आपको बताया था, आई विल टेल यू, कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज जो होता है वो हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। लेकिन स्थिति ये होती है कि दर्पण पर वस्तु कितनी दूर पर रखा गया है उसके हिसाब से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसके आकार बढ़ता घटता है लेकिन वो हमेशा ही सीधा रहता है। तो आपका ऑप्शन ए है सीधा, स्ट्रेट, बी है उल्टा, रिवर्स, सी है पतला यानी थीन, और डी है मोटा यानी फैट। तो आप लोगों को किस पे मारेंगे टिक? ए नंबर, आपका थर्ड जो ऑप्शन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, वर्चुअल इमेज इज स्ट्रेट, सीधा। यानी हमेशा याद रखिएगा कि आपका काल्पनिक जो बिंदु होता है हमेशा ही सीधा होता है। अब चलते हैं हमारे चौथे पे, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, रियल इमेजेस। तो मैंने आपको याद कीजिए कि जब पढ़ा रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, तो मैंने बताया था कि द रियल इमेज इज ऑलवेज रिवर्स एंड द स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। यानी जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो अपने वस्तु से छोटा तथा उल्टा होता है। तो हमारा ऑप्शन पहला है ए पतला, बी मोटा, सी सीधा, और डी है उल्टा यानी रिवर्स, थीन, फैट, स्ट्रेट एंड रिवर्स। तो हमारा डी ऑप्शन सही है कि हमारा वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने 10 के दम के पांचवें क्वेश्चन को। मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करके इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि आप लोगों को कभी एग्जाम में घुमा फिरा के, यानी कान एक ऐसे पकड़ लिया जाता है और एक करके ऐसे पकड़ा जाता है, तो दोनों में क्या होता है? अंतर हो जाता है। अंतर किसका होता है? पकड़ते का नहीं है, लेकिन समय का अंतर हो जाता है, टाइमिंग की अंतर हो जाती है, वे की अंतर हो जाती है। तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन भी घुमा फिरा के ही प्रायः आ रहे हैं। आप लोग पिछले वाले अपने क्लास के जो क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, उसके क्वेश्चन बैंक को देखिएगा। तो इसीलिए मैं डिस्क्राइब करके आप लोगों को क्वेश्चनों को समझाने की, बताने की कोशिश करता हूं। तो विदाउट डिले चलिए शुरू करते हैं हम अपने 5 नंबर क्वेश्चन को। The relation between focal length and the radius of curvature of a spherical mirror is, यानी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? What is a relation between focal length and the curvature radius of curvature in a spherical mirror? यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से किस प्रकार संबंधित है, इसी के बारे में बताना है। तो मैं आपको याद होगा कि जब मैंने पढ़ाया था, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पे आए हैं, तो आप जाकर प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर की वीडियो देखेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या को किस प्रकार से मैंने डिस्क्राइब किया था। तो चलिए एक बार फिर आपको बताता हूं। आपका ऑप्शन है F बराबर 2R, यानी फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है। क्या होती है? फोकस दूरी
उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है। बी आपका ऑप्शन है कि वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी की दुगनी होती है। सी आपका ऑप्शन है कि फोकस दूरी को 2 से वक्रता त्रिज्या से भाग दिया जाता है, 2 को। डी का ऑप्शन है कि वक्रता त्रिज्या बराबर 2 को भाग दिया जाता है एफ से। यानी आपका जो ऑप्शन है वो क्या है कि F इक्वल टू 2R, बी है R इक्वल टू 2F, सी है F इक्वल टू 2/R, डी है R इक्वल टू 2/F। तो जब मैं अभी आपके पिछले कल क्वेश्चन में पढ़ा रहा था कि 10 सेंटीमीटर है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि R बराबर 2F, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है वो उसके फोकस दूरी की दोगुनी होती है। याद होगा कल आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, तो 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आया था। तो जब 2 को 20 से गुणा 10 को कर देंगे तो 20 आ जाएगा। यानी वक्रता त्रिज्या हमेशा उसके फोकस दूरी की दोगुनी होती है, और फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2। अब F बराबर R/2 को ऐसा करेंगे तो एक बार देख लीजिए कि हमारा जो है R बराबर 2F, F को हम इधर ला लिए, ठीक है। R जो है ऊपर 2 नीचे R/2, यानी F बराबर R/2, यानी हमारी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या जो है वो हमारे फोकस दूरी की दुगनी होती है, हमेशा दिमाग में रखिएगा। दूसरा, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित होता है कहलाता है स्फेरिकल मिरर विच इज ए कर्व्ड आउटवर्ड्स इज कॉल्ड। तो देखिए मैंने आपको जब पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन, तो याद होगा एक लेंस ऐसा बताया था और एक लेंस ऐसा बताया था, एक अंदर धंसा हुआ, एक ऊपर उठा हुआ। तो कहता है कि वो कौन सा दर्पण है जो कि ऊपर उठा हुआ रहता है, ऊपर की ओर कर्व रहता है, वक्रित रहता है। स्फेरिकल मिरर विच इज ए कर्व्ड आउटवर्ड्स इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है समतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस, और डी आपका ऑप्शन है उत्तल दर्पण। तो देखिए दर्पण 3 है, एक लेंस है, तो ये तो ऐसे ही कट गया, इसका जरूरत नहीं है। दर्पण की बात है तो लेंस कहां से आया। अब हमको ढूंढना है कि अवतल दर्पण है यानी कि कॉनकेव मिरर है, समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, या उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो हमेशा याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण जो ऊपर की ओर उठा हुआ होता है वो बाबू होता है आपका ऑप्शन डी, यानी कि उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। अब चलिए चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7 नंबर है, निर्वात में प्रकाश की चाल है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आप लोग सुने होंगे ट्रेन में वैक्यूम मरले बड़े सो, सुनो वर्णु रेलगड़िया रे रेलगड़िया, गाना खूब सुनता है तुम सब। तो वही है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, यानी वैक्यूम में आप प्रकाश की चाल कितनी होती है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो आपके सामने देखिए ऑप्शन 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻12 मीटर पर सेकेंड, एंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो कंफ्यूजिया दिया गलती से क्या लिख दिया है सब। 3 × 10⁻9 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻12 मीटर पर सेकेंड, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हमको तो बहुत दिक्कत होगी। तो जो याद किया है, जो पढ़ा है, वो फटाक से मारेगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। गलती से मत करना सब, तो बहुत मार मारेंगे। चलो इसको लिख लो, इसके बाद चलते हैं अपने 10 के दम के और आखिरी 3 क्वेश्चन की ओर।
चलिए एक बार फिर से हम लोग अब बात करते हैं अपने 10 के दम के आखिरी 3 क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि 10 का दम इसलिए मैं बता रहा हूं कि 10 का दम जो है ना आपके एग्जाम में पता चलेगा। जब आपके सामने आएगा OMR शीट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ना, तब समझ में आएगा कि 10 का दम होता क्या है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़रूरी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर करके रखिए, ताकि एग्ज़ाम में आप यदि 40 में 40 ऑब्जेक्टिव करते हैं तो आपको कोई भी 90% लाने से नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोकेगा। ये मेरा चैलेंज है। तो चलिए से अपने हम 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। हमेशा दर्पण के पीछे, याद रखिएगा, ऑलवेज बिहाइंड इन द मिरर। किस प्रतिबिंब, यानी ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बोलता है, ऑलवेज बिहाइंड, यानी इन विच मिरर द इमेज फॉर्म्ड ऑलवेज बिहाइंड इन द मिरर। उत्तल दर्पण में आगे बनता है पीछे बनता है, अवतल में आगे बनता है पीछे बनता है, लेकिन कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा प्रतिबिंब जो है वो पीछे बनता है। तो मैंने आंसर आपको ऐसे ही बता दिया। दिमाग वाले होंगे तो आप ऐसे ही बता देंगे। मैंने सीधा सीधा बता दिया कि बाबू आपको मैंने बताया था कि जब प्रकाश की किरण के अनुसार जब वस्तु को देखा जाता है कि वो किस स्थिति पर है, वैसा अवतल और उत्तल दर्पण में उसका प्रतिबिंब बनता है। या तो नजदीक रहेगी तो इस साइड बनेगा, दूर रहेगी तो उस साइड बनेगा। यानी ये स्थिति मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन में पढ़ाया था। यानी अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे भी प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के आगे भी प्रतिबिंब बनता है, ये मैंने आपको बताया था। तो चलिए हम एक बार इन चारों ऑप्शनों में से 3 को निकाल देंगे, एक को सही कर देंगे। उत्तल दर्पण आगे पीछे दोनों बनता है, कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर आगे पीछे दोनों बनता है। सी है समतल दर्पण प्लेन मिरर। इसमें हमेशा प्रतिबिंब जो है, जो हम लोग आईना आप लोग देखते हैं ना, जुलूफिया वाला गाना सुना है सब, तो समतल दर्पण में रोज जुल्फी झाड़ के स्कूल आता है, सब कोचिंग आता है ना, उसमें प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है बबुआ। हमेशा याद रखिएगा कि समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। द प्लेन मिरर इज always the plane mirror is of the plane mirror, the image formed always behind in the mirror। यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। आपका ऑप्शन सी सही है। 9th नंबर क्वेश्चन, कौन सा दर्पण खोखले गोले का भाग होता है? कौन सा दर्पण खोखले गोले का भाग होता है? तो कंफ्यूज आइएगा मत गलती से, अब आगे मत गाना सब। खोखले दर्पण का कौन सा ऐसा दर्पण है जो खोखले गोले का भाग होता है? तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण ये दोनों मिला दिया जाए तो बनता है गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण जो होता है वो एक खोखले गोले का भाग होता है। इंग्लिश वाला हमको गरिया रहा होगा, बोल रहा है खाली हिंदी बोलता है, इंग्लिश में बताता ही नहीं है। तो बाबू देख लो एक बार, लुक एट द बोर्ड, विच मिरर इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर? ऑप्शन ए प्लेन मिरर, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन सी स्फेरिकल मिरर, और ऑप्शन डी कॉन्केव मिरर। यानी कॉन्केव मिरर प्लस कॉन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू स्फेरिकल मिरर। यानी अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण को जोड़ दिया जाता है तो गोलीय दर्पण बनता है। इसीलिए मैंने बोला कि कंफ्यूजियाना मत, यानी गलती से गलती मत करना, यानी गलती से गलती मत करना। क्योंकि देखो आपके ऑप्शन में उत्तल दर्पण भी है अवतल दर्पण भी है, लेकिन इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है बाबू? गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो गलती से गलती मत करना। जब आप ऑप्शन देखेंगे कि उत्तल अवतल है साथ में गोलीय दर्पण है, तो आप लोग गोलीय दर्पण पर टिक लगाएंगे, वो आंसर सही होगा। जब आप देखेंगे कि उत्तल लेंस है अवतल लेंस है,
उसमें सिर्फ अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, तब उसमें 1 मारिएगा, यानी कंफ्यूज आइएगा मत, नहीं तो गलती हो जाएगा और 1 नंबर चला जाएगा धाएं। तो आप लोग देखिए ऑप्शन सी जो आपका है गोलीय दर्पण वो सही है, यानी गोलीय दर्पण जो होता है वो खोखले गोले का भाग होता है। द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फेयर। एनी डाउट? नंबर 10, कौन सा दर्पण अंदर की ओर वक्रित होता है? इसके पहले आपका क्वेश्चन आया था कि कौन सा दर्पण है जो कि बाहर की ओर वक्रित होता है, आउटवर्ड्स, कर्व्ड आउटवर्ड्स, यानी कि विच मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड्स। ऊपर क्वेश्चन आया था विच मिरर इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, यानी कि कौन सा ऐसा दर्पण है जो अंदर की ओर धंसा होता है या वक्रित होता है। तो उसमें आपको मैंने बताया था, देखिए मैंने क्या बताया था, ये वाला हो गया उत्तल, ये बाहर की ओर निकला रहता है यानी बाहर की ओर वक्रित रहता है, और जब ये हो गया तो बबुआई हो गया अवतल, यानी अंदर की ओर धंसा रहता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि बाहर की ओर निकला हुआ जो दर्पण होता है वो उत्तल होता है और जो अंदर की ओर धंसा होता है वो अवतल होता है। तो देखिए आपका ऑप्शन अवतल कहाँ है? सी है। तो ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन सी सही है। ये आज के इस क्लास के आपके 10 के दम के 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यदि आप लोगों को मेरे से और जानकारी लेनी है या डिस्क्राइब करके कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर हमको सेंड कीजिए। मैं बने हुए ग्रुप जो है बिलोटी टीचिंग सेंटर का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपको ऐड कर दूंगा। आपका रोज का वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जो सब्सक्राइब कर लिए हैं ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए कल मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, हमेशा बड़ों का सम्मान कीजिए। इसको नोट कर लीजिए।